नमस्कार, ये ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा है। इंग्लैंड, पश्चिम यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी अफ्रीका, मॉरिशस, पश्चिम एशियाई देशों और खाड़ी देशों के लिए लक्षित हिंदी सेवा के इस सोशल मीडिया कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। पेश है ESD न्यूज मैगजीन। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। अब आप वीरेंद्र कौशिक से समाचार सुनिए। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक के साथ वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के बीच ही सीमित नहीं हो सकती। विस्तृत एजेंडे पर दिया जोर। केंद्र सरकार ने किसानों को अगले दौर की वार्ता के लिए आमंत्रित किया। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 95.53% हुई। मृत्यु दर में कमी। कोरोना वायरस के नए संक्रमण के खतरे को देखते हुए कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन की उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया। सरकार ने अगले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 4 स्वदेशी खेलों को शामिल किया। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वियतनाम के प्रधानमंत्री नुएन युआन फुक के साथ वर्चुअल माध्यम से चर्चा की। अपने आरंभिक संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वियतनाम भारत की एक्ट ईस्ट नीति का महत्वपूर्ण स्तंभ और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण का प्रमुख सहयोगी है। उन्होंने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच विभिन्न क्षेत्रों में संबंध तेजी से बढ़ने के साथ ही व्यापक हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, अगले वर्ष दोनों देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे और वैश्विक परिदृश्य में इससे सहयोग और सुदृढ़ होगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश 2021-23 संयुक्त दृष्टिकोण परिपत्र लागू करेंगे, जो कि द्विपक्षीय संबंधों की कार्य योजना प्रस्तुत करेगा। 2020 से दोनों देशों ने उच्च स्तरीय आदान प्रदान बनाए रखा है। वियतनाम की उपराष्ट्रपति सुश्री डांग थी गोक थिन इस वर्ष फरवरी में भारत आई थी। कोविड महामारी से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस वर्ष 13 अप्रैल को टेलीफोन पर बातचीत की थी। दोनों देशों के बीच स्थापित संयुक्त आयोग की 17वीं बैठक इस वर्ष 25 अगस्त को दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की सह अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि खुले दिमाग के लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज नवाचार के लिए सबसे उपयुक्त है। आज छठे भारत जापान संवाद सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वैश्विक विकास पर चर्चा सिर्फ कुछ देशों के लिए नहीं हो सकती है। उन्होंने जोर दिया कि इस चर्चा का एजेंडा व्यापक होना चाहिए और विकास की रूपरेखा मानव केंद्रित दृष्टिकोण पर आधारित होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा, ये दशक और उससे आगे का समय इन समाजों का होगा जो सीखने और नवाचार पर एक साथ ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि नवाचार मानव सशक्तिकरण का आधार है और सीखने की प्रक्रिया में नवाचार को बढ़ावा देना चाहिए। भगवान बुद्ध के विचारों और आदर्शों को बढ़ावा देने के लिए इस संवाद मंच के महत्व पर प्रकाश डालते हुए श्री मोदी ने पारंपरिक बौद्ध साहित्य और धर्म ग्रंथों से संबंधित एक पुस्तकालय के निर्माण का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि ये पुस्तकालय विभिन्न देशों के सभी बौद्ध साहित्य की डिजिटल प्रतियां एकत्रित करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह पुस्तकालय न केवल साहित्य का भंडार होगा, बल्कि ये मानव समाज और मनुष्य और प्रकृति के बीच अनुसंधान और संवाद का भी एक मंच होगा। उन्होंने कहा कि इस पुस्तकालय के उद्देश्यों में ये भी शामिल होगा कि बुद्ध के संदेश हमारी समकालीन चुनौतियों जैसे गरीबी, जातिवाद, उग्रवाद, लिंग भेदभाव और जलवायु परिवर्तन से निपटने में कैसे सहायक हो सकते हैं। इस संवाद के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे पृथ्वी पर सकारात्मक एकता और करुणा की भावना का प्रसार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संवाद का उद्देश्य एक साथ चलना है। श्री मोदी ने कहा कि ये वो समय है जब हमें अपने प्राचीन मूल्यों का स्मरण करते हुए आने वाले समय के लिए तैयारी करनी चाहिए। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि मानवतावाद हमारी नीतियों का आधार होना चाहिए और प्रकृति के साथ सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व पर ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने संवाद को लगातार समर्थन के लिए जापान सरकार को धन्यवाद दिया।
सम्मेलन से पूर्व अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये मंच पिछले कुछ वर्षों में काफी विकसित हुआ है और इसने वैश्विक शांति, सद्भाव और भाईचारे को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। संवाद सम्मेलन में अहिंसा और लोकतंत्र की सकारात्मक परंपराओं पर आधारित एशिया के भविष्य निर्माण पर चर्चा होती है। सरकार ने आंदोलनकारी किसानों से अगले दौर की वार्ता के लिए तारीख तय करने को कहा है। कृषि मंत्रालय में संयुक्त सचिव विवेक अग्रवाल ने किसान संगठनों को लिखे पत्र में उनसे मुद्दों को हल करने के लिए बातचीत का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसानों द्वारा उठाए गए सभी मुद्दों पर खुले मन के साथ सही हल ढूंढने के सभी प्रयास कर रहा है। श्री अग्रवाल ने कहा कि सरकार मुद्दे का हल ढूंढने के लिए नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अगले दौर की बैठक आयोजित करने की इच्छुक है। उन्होंने पत्र में लिखा कि सरकार ने कई अन्य किसान संगठनों के साथ बैठक की और इस मुद्दे पर उनके सुझाव मांगे। किसानों के नेताओं ने कृषि कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने के सरकार के मसौदा प्रस्ताव को खारिज कर दिया था और बैठक में भाग लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद किसानों और सरकार के बीच छठे दौर की बातचीत रद्द हो गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि सरकार कृषि के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस परियोजना को उन्नत बनाकर कृषि क्षेत्र के लिए नई प्रौद्योगिकी लाने का हर संभव प्रयास कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि किसानों की भलाई और कृषि उद्योगों का विकास केंद्र सरकार के इन प्रयासों में शीर्ष प्राथमिकता पर है। केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी और अनुबंध कृषि से किसानों को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि किसान मंडी में अपनी उपज बेचने से मुक्त हैं और वे देश में कहीं भी बेच सकते हैं। वे तमिलनाडु के तंजावुर में किसानों को कृषि कानूनों की विशेषताएं बता रहे थे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज नई दिल्ली में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन से संबंधित विशेषज्ञों के साथ बजट पूर्व परामर्श किया। आगामी केंद्रीय बजट 2021-22 से संबंधित इस बैठक में वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, वित्त सचिव अजय भूषण पांडे, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तरुण बजाज और मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमणियन भी शामिल हुए। ये 11वीं पूर्व बजट बैठक थी। इससे पहले वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट के बारे में वित्त और पूंजी बाजार के वरिष्ठ लोगों, शीर्ष उद्योगपतियों, उद्योग और वाणिज्य संघों और विशेषज्ञों के साथ बैठकें की थी। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर और बेहतर होकर 95.53% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 25,000 से अधिक कोविड रोगी स्वस्थ हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 96,06,000 से अधिक हो गई है। देश में कुल सक्रिय मामले 3.02% हैं। वर्तमान में देश में संक्रमण के 3,03,000 सक्रिय मामले हैं। भारत में कोविड से होने वाली मृत्यु विश्व की तुलना में बहुत कम है और ये प्रति 10 लाख की आबादी पर 105 पर स्थिर है। पिछले 24 घंटे के दौरान 24,337 नए रोगी सामने आए, जिसे मिलाकर देश में अब तक कुल संक्रमित मामलों की संख्या बढ़कर 1,55,000 हो गई है। वर्तमान में देश में मृत्यु दर 1.45% है, जो शेष दुनिया की तुलना में काफी कम है। पिछले 24 घंटे में देश में 333 लोगों की मौत के साथ अब तक मरने वालों की संख्या 1,45,810 हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 9 लाख से अधिक जांच की गई। अब तक कुल मिलाकर 16 करोड़ 20 लाख कोविड जांच की जा चुकी है। सरकार ने कहा है कि कोविड से बचाव के लिए भारत में विकसित किया जा रहा टीका किसी भी अन्य देश में तैयार किए गए टीके के समान कारगर होगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड वैक्सीन के विभिन्न पहलुओं पर बार-बार पूछे जाने वाले सवालों के जवाब के लिए एक श्रृंखला जारी की है। देश में विकसित टीके की सुरक्षा और प्रभावकारिता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न चरणों में परीक्षण जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि विशेषज्ञों से परामर्श के बाद सरकार ने कोविड टीके को लगाने के लिए 30 करोड़ लोगों की प्राथमिकता तय की है। इनमें स्वास्थ्य कर्मी तथा पुलिस सेना और स्वच्छता कर्मी जैसे अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ता शामिल हैं। एक समाचार एजेंसी से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि ये टीका 50 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को तथा 50 वर्ष से कम आयु के उन लोगों को दिया जाएगा जो कुछ अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता टीके की सुरक्षा और असर को लेकर है तथा विषय पर पूरी सतर्कता बरती जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा,
सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की जान बचाने के लिए प्रतिबद्ध है। ब्रिटेन में कोविड महामारी की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर भारत सरकार ने ब्रिटेन से भारत के लिए आने वाली सभी उड़ानों को 31 दिसंबर 2020 तक रद्द कर दिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कहा है कि ये निलंबन 22 दिसंबर मध्य रात्रि से शुरू होगा। मंत्रालय ने कहा है कि 22 दिसंबर को रात 12 बजे तक ब्रिटेन से भारत पहुंचने वाले सभी यात्रियों का RT-PCR टेस्ट अनिवार्य होगा। ब्रिटेन में नोवेल कोरोना वायरस का ज्यादा खतरनाक रूप सामने आने की खबर के बाद कई यूरोपीय देशों ने ब्रिटेन पर विमान यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। आयरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली, नीदरलैंड्स और बेल्जियम ने विमान सेवा रोकने का फैसला किया है। यूरोपीय संघ की बैठक में आज नई चुनौती से निपटने के लिए ज्यादा समन्वित उपायों पर चर्चा होगी। वायरस का ये नया रूप लंदन और दक्षिण पूर्व इंग्लैंड में बड़ी तेजी से फैला है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने क्रिसमस की अवधि के दौरान योजनाबद्ध छूट समाप्त करते हुए प्रभावित इलाकों में नए 4 स्तरीय प्रतिबंध लगा दिए हैं। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि वायरस का नया रूप 70% अधिक संक्रामक है। स्वास्थ्य मंत्री मैट हैककॉक ने कहा कि वायरस नियंत्रण से बाहर है और इस पर नियंत्रण के प्रयास करने होंगे। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद यूरोप में भी क्रिसमस के उपरांत व्यापक टीकाकरण अभियान शुरू होने की संभावना है। खेल मंत्रालय ने अगले वर्ष खेलो इंडिया में 4 स्वदेशी खेलों को भी शामिल करने की मंजूरी दी है। हरियाणा में होने वाले इन खेलों में गटका, कलरीपयट्टू, टांग टा और मलखंभ की स्पर्धाएं होंगी। खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि देश में स्वदेशी खेलों की समृद्ध विरासत है और खेल मंत्रालय इन खेलों के संरक्षण, प्रोत्साहन और लोकप्रियता को प्राथमिकता दे रहा है। उन्होंने कहा कि इन खेलों के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया से बेहतर कोई मंच नहीं है। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया प्रतियोगिता अत्यधिक लोकप्रिय है और देश भर में इन खेलों का प्रसारण किया जाता है। श्री रिजिजू ने कहा कि योगासन के साथ इन 4 स्पर्धाओं से खेलो इंडिया और अधिक खिलाड़ियों के आकर्षण का केंद्र बनेंगे। कलपरियाट्टू केरल का खेल है जो दुनिया भर में खेला जाता है। मलखंभ भी देश भर में लोकप्रिय है, लेकिन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ये ज्यादा प्रसिद्ध है। गटका मूल रूप से पंजाब का खेल है जो निहंग सिख योद्धाओं की पारंपरिक युद्ध शैली है और खेल के साथ साथ आत्मरक्षा का विकल्प हो सकता है। टांग टा मणिपुर की मार्शल आर्ट है जिसे हाल के दशकों में भुला दिया गया, लेकिन खेलो इंडिया से इस स्पर्धा को राष्ट्रीय पहचान मिलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये ऑल इंडिया रेडियो की हिंदी सेवा है। आइए सुनते हैं समाचार पत्रों से। आलेख हिंदी एकांश विदेश प्रसारण प्रभाग का है। वाचक है मनोज कुमार चौधरी। आज के समाचार पत्रों ने विविध विषयों पर संपादकीय टिप्पणियां की हैं। वहीं समाचार पत्रों की सुर्खियां भी ध्यान आकर्षित करती हैं। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक सरगर्मी अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला ने गृह मंत्री अमित शाह के हवाले से सुर्खी दी है, हिंसा और घुसपैठियों से मुक्ति चाहता है बंगाल, हिंसा का जवाब लोकतंत्र से देंगे। नवभारत टाइम्स ने लिखा है, बाहरी नहीं होगा बंगाल का मुख्यमंत्री। नेपाल में संसद भंग और मध्यावधि चुनाव की घोषणा जनसत्ता के मुख्य पृष्ठ पर है। पत्र लिखता है, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेता ओली और प्रचंड की खींचतान चरम पर। दैनिक जागरण की बड़ी खबर है, किसानों से फिर होगी बात। केंद्र सरकार ने किसानों को फिर वार्ता के लिए बुलाया, वार्ता की तारीख चुनने को कहा। गतिरोध समाप्त करने को हर संभव विकल्प अपनाने को तैयार है सरकार। सुप्रीम कोर्ट के रुख के अनुरूप समिति के गठन की भी तैयारी। हिंदुस्तान की खबर है, भारत ने कारोबारी सुगमता रैंकिंग में चीन को नीचे ढकेला। विश्व बैंक की संशोधित रिपोर्ट में 7 पायदान लुढ़क कर चीन 85वें स्थान पर पहुंचा। भारत 14 पायदान सुधर कर 63वें स्थान पर। दैनिक भास्कर उम्मीदों का अंक शीर्षक से लिखता है, कोरोना के बाद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल में भारत दुनिया में सबसे आगे। रेटिंग एजेंसी PwC के अनुसार अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक वृद्धि भारत में हुई।
ब्रिटेन में कोरोना विषाणु की नई प्रजाति के कहर पर हिंदुस्तान का कहना है, स्वास्थ्य मंत्रालय की संयुक्त निगरानी समूह की आज आपात बैठक में होगा विचार विमर्श। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन से हालात बेकाबू हुए। अमर उजाला ने स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का उल्लेख करते हुए लिखा है, भारत में जनवरी से कोरोना का टीकाकरण संभव। पहली प्राथमिकता वैक्सीन का सुरक्षित और असरदार होना है। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, कश्मीर में 2G स्पीड के बावजूद इंटरनेट पर तेजी से फैल रहा है युवाओं का बिजनेस। स्लो इंस्टाग्राम पर जोड़ रहे नए ग्राहक, 5 करोड़ रुपए का है इन व्यवसायों का कारोबार। हिंदी दैनिक जनसत्ता महामारी और तैयारी शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि तमाम सावधानियों, फैलने से रोकने के उपायों, चिकित्सीय तत्परता के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या हमारे यहाँ 1 करोड़ से ऊपर पहुँच गई। आज भी हर रोज 20,000 से ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं। रोज मरने वालों की संख्या 300 से ऊपर ही रहती है। अब तक इससे करीब 1,45,000 लोगों की मौत हो चुकी है। ये ठीक है कि संक्रमितों के स्वस्थ होने की दर हमारे यहाँ दूसरे देशों की तुलना में काफ़ी बेहतर है, मगर अब भी ऐसे मरीजों की संख्या हज़ारों में है जिनका इलाज चल रहा है। यानी अभी स्थिति खतरे से बाहर नहीं है। कुछ देशों ने कोरोना के टीके बना लिए हैं, कुछ जगहों पर लगाए भी जाने लगे हैं। हमारे यहाँ भी इसका परीक्षण अंतिम चरण में है। संभावना जताई जा रही है कि अगले महीने टीकाकरण की प्रक्रिया शायद शुरू हो सके, पर कहीं भी इसके प्रभाव को लेकर अंतिम रूप से कोई दावा नहीं किया जा रहा। इसलिए हमारे यहाँ भी विशेषज्ञों का अनुमान है कि कोरोना पर काबू पाने में कम से कम 6 महीने और लग सकते हैं। मगर हैरानी की बात है कि इससे बचाव के उपायों को लेकर लोग निहायत लापरवाही बरतते देखे जा रहे हैं। हिंदी दैनिक हिंदुस्तान आवाज या पुकार शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि आवाज की दुनिया गुलजार है। कहीं दूर तक हमारी आवाज जाती है तो कहीं दूर से आवाजें आती भी हैं। कुछ आवाज़ों को सामान्य रूप से हम सुन लेते हैं, लेकिन कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो महसूस भी नहीं होती, संसार के सामान्य कोलाहल में शामिल रहती हैं। ये किसी खुशखबरी से कम नहीं कि पहली बार वैज्ञानिकों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम ने हमारे सौर मंडल से परे एक ग्रह से पहला सक्षम रेडियो संकेत एकत्र किया है। अनुमान है यह आवाज़ करीब 51 प्रकाश वर्ष दूर से आ रही है। नीदरलैंड में एक रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए ये पता लगाया गया है जिस ग्रह से आवाज़ आ रही है वो शायद अपने सौर मंडल के सूर्य के करीब है। अमेरिका में कॉर्नेल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं के नेतृत्व में एक टीम अन्य ग्रहों से आने वाली आवाज़ों के अनुसंधान में लगी है। एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में ये बताया गया है कि ताओ बूट्स ही ऐसा सिस्टम है जहां से काफ़ी ज़्यादा रेडियो संकेत मिले हैं। कॉर्नेल के शोधकर्ताओं में शामिल जैक डी टर्नर का उत्साह स्वाभाविक है कि रेडियो संकेतों के माध्यम से पहली बार ऐसी खोज संभव हुई है। कोई साफ तौर पर नहीं जानता कि कितने सौर मंडल हैं। खोज लगातार जारी है। हम अभी अपने ही सौर मंडल को पूरी तरह से खंगाल नहीं पाए हैं और हमारी धरती का विज्ञान अभी सीमित दूरी तक ही पहुंच सका है। किसी दूसरे सौर मंडल के एक ग्रह से आ रही आवाज़ का पीछा करना न केवल जारी रहना चाहिए बल्कि तेज भी होना चाहिए। संभव है इन आवाज़ों की पड़ताल से उसकी प्रवृत्ति या प्रकार के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम पड़े। संभावना तो बहुत जताई जा रही है कि ये रेडियो संकेत एलियंस की किसी दुनिया से जुड़े राज खोल सकते हैं, लेकिन ये अभी कयास भर है। हिंदी के समाचार पत्र नवभारत टाइम्स प्रासंगिकता का प्रश्न शीर्षक से अपने संपादकीय में लिखता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की शनिवार को सोनिया गांधी के साथ हुई बैठक की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही थी,
जब से पार्टी के 23 बड़े नेताओं ने उन्हें पत्र लिखकर कांग्रेस के अंदरूनी हालात पर असंतोष जताया था, तभी से इस कथित असंतुष्ट गुट को लेकर पार्टी में एक तरह की असहजता देखी जा रही थी। बैठक में हुई खुली बातचीत से रिश्तों में जमी बर्फ के पिघलने की शुरुआत जरूर हुई और ये पार्टी के अंदर माहौल बदलने में कुछ मदद भी कर सकता है। लेकिन जिस गंभीर समस्या से कांग्रेस जूझ रही है, उससे उबरने के लिए उसे अभी बहुत कुछ करना होगा। शनिवार को हुई बैठक में जिन गलतफहमियों के दूर होने की बात की जा रही है, वे गलतफहमियां आखिर हैं क्या और क्यों पैदा हुई? पुरानी और नई पीढ़ी के विवाद के पीछे भी वही मूल समस्या है, जिसे राहुल गांधी ने लोकसभा चुनावों में हुई हार के बाद उठाया था। सामयिक वार्ता। विषय: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उद्यमियों और संपत्ति सृजकों के साथ है। आलेख वरिष्ठ पत्रकार शंकर कुमार का, वाचन स्वर नीलम मलकानिया का। 21 दिसंबर 2020 के लिए। भारत का आत्मनिर्भर होने का लक्ष्य तभी हासिल किया जा सकता है जब उद्योगपति सरकार द्वारा तैयार किए गए उद्योगों के माहौल का पूरी तरह लाभ उठाएंगे। आज सरकार द्वारा विशेष आर्थिक और व्यापक पैकेज की मदद से कृषि और श्रम क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों की वजह से तैयार हुए सकारात्मक माहौल का औद्योगिक समुदाय को भरपूर उपयोग करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत सप्ताहांत भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल या एसोचैम के स्थापना सप्ताह के दौरान अपने संबोधन में इन विषयों पर जोर दिया। भारत के एक उच्च व्यापार संगठन की वर्चुअल बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश उद्यमियों और संपत्ति सृजकों के साथ है और उनकी प्रगति की कोई सीमा नहीं है। लेकिन संपत्ति सृजन तभी संभव है जब युवा प्रतिभाओं और महिलाओं को शामिल करते हुए उद्योगों में सुधार किए जाएं और जब अपनी कार्य संस्कृति में मुनाफा साझा करने वाली दुनिया की कॉरपोरेट व्यवस्था को शामिल किया जाए। प्रधानमंत्री ने टाटा समूह के अध्यक्ष श्री रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया। निश्चित रूप से ये सम्मान एक प्रतीक है और ये दर्शाने के लिए भी महत्वपूर्ण है कि भारत रोजगार और संपत्ति सृजन के लिए अपने उद्योगपतियों और कारोबारियों का साथ देता है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने बड़े सुधारों के लिए दुनिया भर से निवेश आकर्षित करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौरान भी जब पूरी दुनिया निवेश पाने के लिए संघर्ष कर रही थी, तब भारत ने रिकॉर्ड विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश दर्ज किया। अप्रैल से सितंबर के बीच देश में सालाना आधार पर विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 13% बढ़ा। इस बढ़त का श्रेय निर्माण क्षेत्र को सरकार द्वारा दिया जाने वाला सहयोग और भारत की प्रगति को लेकर व्याप्त आशा को दिया जा सकता है। हालांकि इसके साथ ही कुछ कटु तथ्य भी जुड़े हैं, जैसे कि भारतीय उद्योगों के शोध और विकास क्षेत्र में होने वाला निवेश अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है, जहां क्षेत्र के कुल निवेश का 70% हिस्सा अकेले निजी क्षेत्र से आता है। प्रधानमंत्री ने देश में शोध और विकास में इतने कम निवेश को लेकर निराशा व्यक्त की। उन्होंने उद्योगपतियों से कृषि, रक्षा, अंतरिक्ष, ऊर्जा, निर्माण, औषधि और परिवहन जैसे क्षेत्रों में शोध एवं विकास के लिए निवेश बढ़ाने के लिए कहा। वास्तव में शोध एवं विकास के माध्यम से ही कारोबार में नई तकनीक इजाद की जा सकती है और लंबे समय के लिए मौजूदा प्रक्रिया को बेहतर बनाया जा सकता है। ये कहा जाता है कि जो क्षेत्र शोध और विकास में निवेश करता है, वो तरक्की करते हुए लोगों को अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सभी कंपनियों को इस संदर्भ में निश्चित धनराशि का निवेश जरूर करना चाहिए। ये याद रखा जाना चाहिए कि शोध और विकास में अधिक निवेश इस दौर की जरूरत है, क्योंकि दुनिया तेजी से औद्योगिक क्रांति की ओर बढ़ रही है, जहां नई तकनीक के रूप में नई चुनौतियां सामने आएंगी। शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में कहा कि आज योजना बनाने और उनके अनुसार कार्य करने का समय है। उन्होंने कहा कि 27 वर्ष बाद जब भारत की आजादी को 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे, तब दुनिया भारत का पैनी दृष्टि से आकलन करेगी और ये हर भारतीय के सपने और निष्ठा की परीक्षा होगी। इसी तरह उन्होंने भारतीय उद्योगों से अपनी क्षमता, प्रतिबद्धता और साहस का परिचय देने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ही काफी नहीं है, बल्कि ये भी बहुत जरूरी है कि पूरा देश इस लक्ष्य को कब प्राप्त करता है। ग्रामीण और शहरी विभाजन को दूर करने के लिए श्री मोदी ने सरकार को राज्य सरकारों, कृषि संगठनों और औद्योगिक संगठनों के साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि इससे देश के जैविक उत्पादों, बेहतर अवसंरचना और बेहतर बाजारों को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे चाहते हैं कि भारत की विकास गाथा दुनिया के लिए एक उदाहरण बने, लेकिन उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सरकार इस दिशा में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाते हुए सही माहौल तैयार कर सकती है और प्रोत्साहन देते हुए नीतियों में बदलाव ला सकती है, लेकिन फिर भी औद्योगिक साझेदार ही इस सहयोग को सफलता में बदल सकते हैं। ये था ऑल इंडिया रेडियो के विदेश प्रसारण प्रभाग की हिंदी सेवा का YouTube कार्यक्रम। ESD न्यूज मैगजीन का अगला अंक लेकर हम फिर हाजिर होंगे। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।